हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने सीआरपीसी के ऑलरेडी कई चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 9 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि मेंटेनेंस का है। वैसे तो जनरली देखा जाए इसमें जो आगे हम लोग पढ़ेंगे किसको किसको मेंटेनेंस मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 4 सेक्शन है, 125 से 128 सिर्फ 4 ही सेक्शन है। ठीक है, कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, ये किस किस पे अप्लाई होगा। पहले मैं बता दूं, जो सीआरपीसी है, अगर आपको मालूम होगा तो ये यूनिफॉर्म कोड है। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जाति धर्म हो, सब पे सीआरपीसी अप्लाई होगा। तो मतलब ये है, अगर सीआरपीसी सब पे अप्लाई होगा तो अगर मेंटेनेंस मुस्लिम लेना चाहे तो मुस्लिम ले सकता है इस सेक्शन के अंदर, है ना। अगर हिंदू लेना चाहे तो हिंदू भी ले सकता है इस सेक्शन के अंदर। मतलब तो ये ना भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये सीआरपीसी, तो सब कोई ले सकता है। क्रिश्चियन हो वो भी ले सकता है ना मेंटेनेंस। ठीक, तो इस सीआरपीसी के अंदर कोई भी धर्म जाति का पर्सन हो, अगर इस सेक्शन, जो सेक्शन मैं आगे बताऊंगी, उसमें अगर लाइबल है, उस सेक्शन में आता है मेंटेनेंस लेने के लिए, वो ले सकता है। ठीक, अब मेंटेनेंस को वैसे तो हिंदी में रख रखाव कहते हैं, गुजारा भत्ता। और वैसे तो हम लोग जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ते हैं, और HMA एडॉप्शन एक्ट में भी पढ़ते हैं, मुस्लिम में भी पढ़ते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू में भी अलग से मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया है और मुस्लिम में अलग से दिया हुआ है, तो भी ये एक यूनिफॉर्म लाया गया है ना। तो चलिए अपनी बेयर एक्ट उठाइए। पहला सेक्शन है 125। क्लॉज 1 बोलता है ऐसा कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं और वो उसके ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों पे काम नहीं कर रहा है, अपना दे नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, मेंटेन नहीं कर रहा है, वो पर्सन वो लायबल होगा मेंटेन करने के लिए। अब क्लॉज 1 में तो यही बोला है, पहली लाइन में ये बोलता है जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, अब जो A B है उसमें लिखा हुआ है किस किस को मेंटेनेंस वो करेगा, किस किस को मेंटेनेंस दे सकता है, किस किस को करेगा, है ना। तो पहला, सबसे पहली वाइफ। अगर ऐसी वाइफ है जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, हाउस वाइफ है। देखिए, अब तो चल रहा है ज़माना कि हाँ लड़कियां भी पढ़ रही हैं, वो भी आगे जॉब कर रही हैं, लेकिन अभी तक के तो इतना ज़्यादा लड़कियों का वो है नहीं ना। उनको आज भी हस्बैंड, कई लोगों के हस्बैंड या तो उनके पहले उनके पेरेंट्स ही संभाल रहे हैं, उन्हीं वही मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो पहले वाइफ को। ठीक, दूसरा, अगर लेजिटिमेट चाइल्ड है या इलेजिटिमेट है, देखिए पहली वाइफ हो गई, दूसरा अगर जायज़ लेजिटिमेट यानी जायज़ जो लीगली जायज़ बच्चा है, या इलेजिटिमेट जो नाजायज़ है। ठीक है, अगर वो माइनर है, भले उसकी शादी हुई हो ना हुई हो, उस पर्सन को भी उस बच्चे को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, C बोलता है जैसे कि अगर मान के चलिए मेजर बच्चा हो गया, आप लोगों को मालूम होगा, जैसे मेजॉरिटी किसी बॉय ने कंप्लीट कर ली है तो फिर वो अपने आप को खुद मेंटेन कर सकता है, माना जाता है ना। मान के चलिए लड़की के केस में हो ऐसा, है ना। अगर मान के चलिए मेजॉरिटी हो गई, वो 18 से ऊपर, मान के चलिए 20 साल की है वो, ठीक, उसकी शादी नहीं हुई है, तो जब तक मैरिज उसकी नहीं हुई है, जब तक उसकी मैरिज नहीं हो गई है तब तक मेंटेन करेगा।
एक और सिचुएशन है, इसी के साथ साथ लड़का भी है जो कि अनमैरिड है, 18 से ऊपर है, उसको भी मेंटेन करेंगे, पर वो फिज़िकली डिसेबल है तब, फिज़िकली मेंटली डिसेबल है या अनमैरिड डॉटर है, उसको भी वो पर्सन मेंटेन करेगा। डी बोलता है हिज फादर मदर, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो उन माँ बाप को भी वो मेंटेन करेगा। अब ये मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कौन कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसा कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और उसके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, फॉर एग्जांपल वाइफ है, उसके चिल्ड्रंस है, उसके मदर फादर हैं, अगर उनको मेंटेन नहीं करता है प्रॉपरली तो इस सेक्शन के अंदर वो क्लेम कर सकते हैं कि भैया हमें मेंटेन करिए। वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये यूनिफॉर्म है, ये सब पे अप्लाई होता है, वो सब पे करेगा। ठीक, तो इसे देखिए, फर्स्ट जैसे ही डी खत्म होता है उसमें लिखा है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जो भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो पास कर सकते हैं ऑर्डर मेंटेनेंस का। ठीक है, तो इसका प्रोविजन पढ़िएगा, लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फादर अ माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर द, देखें इसी का जैसे ही हम लोगों ने ये ख़त्म किया क्लॉज 1, उसका ABCD ख़त्म किया, उसके बाद प्रोविज़न दिया है। प्रोविज़न क्या बोलता है, मान के चलिए ऐसी कोई माइनर चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड, उसकी मैरिज करा दी गई। वैसे तो माइनर की शादी इलीगल है, लेकिन फिर भी अभी तक के तो होता आया था, है ना, तो आगे हो सकता है ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर देखिए अभी भले ये बंद हो गए लेकिन आज भी कहीं ना कहीं चलता है, होता ही है। ठीक है, जैसे कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी शहरों में तो नहीं है लेकिन गांव में आज भी पाई जाती है। अभी भी माइनर चाइल्ड्स की, गर्ल्स बॉयज़ की शादी करा दी जाती है ना। तो अगर मान के चलिए माइनर फीमेल है, उसकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, अगर उसका हस्बैंड है जो वो नहीं कमाता है, वो नहीं मेंटेन कर पा रहा, भाई अब बच्चा माइनर चाइल्ड है, माइनर हो सकता है, माइनर बच्चा, वो हस्बैंड भी हो, वो नहीं कमाता हो, नहीं मेंटेन कर पा रहा हो, तो जो फादर है, फादर की ये ड्यूटी है भाई, फादर ही इनको फिर मेंटेन करेंगे। ठीक, यानी प्रोविज़न ये बोलता है कोई भी माइनर, उनकी गर्ल चाइल्ड है, उसकी शादी हो गई है, हस्बैंड नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो फादर की ये लायबिलिटी है क्योंकि वो माइनर है। ठीक, नेक्स्ट प्रोविज़न बोलता है, अब देखिए, अब ये सब के लिए केस के लिए अब भाई कोर्ट में केस ले जाना कोई आसान बात तो नहीं है। आसान बात होती तो हर एक घर से एक एक केस होता भी है, तो देखिए बहुत सारे केस पेंडिंग है, लेकिन हर बार हर चीज़ का केस ले जाने के लिए भैया पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत पैसा लगता है। तब तक वो कैसे मेंटेन करेगी, कैसे क्या करेगी? मान के चलिए कोई भी वाइफ है, ठीक है, वो उसका हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा, वो क्लेम उसने किया, और जब तक जो महीना है जिस पीरियड में उसने क्लेम किया है, उस पीरियड में भैया उसको खाना पीना कौन देगा? तो इसलिए ये प्रोविज़न लाया गया था इंटरिम मेंटेनेंस। अब इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? जैसे कि अगर कोई केस चल रहा है, अब वाइफ तो मेंटेन खुद को कर नहीं सकती भाई, ना पढ़ी लिखी है, ना कुछ काम कर सकती है, हाउस वाइफ थी आज तक के, हस्बैंड पैसा देना बंद कर दिया, आप क्या करेगी? केस उसने किया है, तो उस बीच में मेंटेनेंस दिलाया जाता है जिस पर्सन को, जिसने भी केस किया, जो लायबल है मेंटेनेंस के, उस पर्सन को इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाता है, उस बीच के खर्चे को दिलाया जाता है, उसको ही इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, है ना। और इंटरिम मेंटेनेंस नेक्स्ट प्रोविज़न बताता है 60 डे के अंदर इस लागू देना होता है। देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट
An application for monthly allowance interim maintenance expense provision shall be for possibility sponsor 60 rate service not for। देखिए जिस दिन अब ये इंटरम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को लाया गया, जिस दिन पास हुआ उस दिन के 60 डे के अंदर उसको देना होगा, चाहे वो मंथली भी दे सकता है ना खर्चा मेंटेनेंस पर, ठीक है। अब इसमें बोलता है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। अब एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें बताई हैं इस पेज में कि भाई वाइफ कौन है, माइनर कौन है। तो पहली बार आप लोग जनरली जानते होंगे माइनर वो हैं जो कि 18 से कम है और मेजर वो हैं जो 18 से ज़्यादा के हैं। तो माइनर की एक डेफिनेशन दी हुई है मेजॉरिटी एक्ट 1875 में, उसके हिसाब से माइनर वो पर्सन हुआ जिसकी डेफिनेशन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर दी गई है, माइनर बच्चा वो कहलाएगा। वाइफ कौन है? वाइफ इंक्लूड्स अ woman who has been divorced by or has obtained divorce from her husband not remarry। देखिए पहली बात वाइफ कौन है, जैसे कि शादी जिस पर्सन ने की है, जो हस्बैंड की वाइफ है वो तो वाइफ है ही, पर अगर उसका डाइवोर्स हो गया है क्या उसके बाद भी वो वाइफ ही उसकी रहेगी? तो ये भी बन सकता है कि भाई डाइवोर्स के बाद क्या उस लेडी को वाइफ माना जाएगा? तो बिल्कुल माना जाएगा। जब तक वो रीमैरी नहीं कर लेगी तब तक उस औरत को उसका हस्बैंड मतलब उस हस्बैंड की वाइफ ही मानी जाएगी। यानी वाइफ की डेफिनेशन में ये है कि वाइफ तो जो वाइफ है, लेकिन डाइवोर्स हो गया, उसने रीमैरी नहीं किया, तब तक वो उसकी वाइफ मानी जाएगी ना। डाइवोर्स हो जाएगा तब तो फिर उसी की वाइफ दूसरे की मानी जाएगी, जिससे शादी हुई है, जैसे रीमैरी हुई है उसकी मानी जाएगी। देखिए और इसमें पहले इसमें एक क्राइटेरिया था 2001 से पहले कि मेंटेनेंस कितना जाएगा, कैसे जाएगा। ये भी तो है कि अगर कोई महिला खर्चा करती है पूरा महीने का क्या खर्चा है, कितना मेंटेनेंस चाहिए, ये भी तो भाई डिसाइड होना बहुत ज़रूरी था। तो पहले क्या था 2001 से पहले कि 500 रुपये मंथली अलाउंस था कि माह 500 रुपये में ज़िंदगी व्यापन करना होता था। पहले तो वैसे 500 रुपये पहले के ज़माने में बहुत था, लेकिन आजकल के तो उसमें था नहीं। जैसे कि आपको मालूम होगा हमारे सोसाइटी डायनेमिक है, उसी तरह हमारा जो लॉ है उसको भी चेंज उसी हिसाब से किया जाता है, इवन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ करके हम और उसको अमेंड कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जैसे कि अगर आपने अडल्ट्री पढ़ा होगा तो पहले वो ऑफेंस था, लेकिन नाउ वो ऑफेंस के अंदर नहीं आता है। अब वो डाइवोर्स का ग्राउंड तो बन सकता है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है। उसी तरह जब इसको भी अमेंड किया गया, पर इसमें लाया क्या गया, इसमें ये कहा गया जैसे कि मान के चलिए 500 रुपये तो था, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। आगे क्या हुआ कि किसी का हस्बैंड 1 लाख कमाता है और वो सिर्फ 500 रुपये दे रहा है महीने का उसके खर्चा के लिए। ये भी कोई बात हुई। अगर कोई महिला उसके साथ रह रही थी पहले तो उसका भी खर्चा वैसे ही ना रहा होगा उस 1 लाख के हिसाब से, और अब 500 रुपये में कैसे काटेगी वो महिला, है ना। तो ये चीज़ें तो थी नहीं। तो इस चीज़ को हटा करके लाया गया कि जैसे हस्बैंड की सैलरी है उस हिसाब से मेंटेनेंस को लाया जाएगा। वो मजिस्ट्रेट करेंगे कि कैसे करना है। मतलब मान के चलिए किसी की 1 लाख सैलरी है, ठीक है, उसमें महिला 20,000 पहले खर्च करती थी, साथ रहती थी, और तो फिर उसको 20,000 तक के दिया जाएगा। मान के चलिए उसके बच्चे हैं, बच्चों की फ़ीस लगती है, खाना पीना लगता है, उनके फादर मदर भी थे, कुछ भी ऐसे और भी, तो उस सब का खर्चा जोड़ करके उसकी सैलरी के हिसाब से उसको जैसे जज डिसाइड करेंगे उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। क्लॉज 2 बोलता है मेंटेनेंस कब प्रोवाइड किया जाएगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डेट ऑफ ऑर्डर की है, अब डेट ऑफ एप्लीकेशन,
उस दिन से स्टार्ट भाई बोला गया कि हाँ आप मेंटेनेंस ले सकती हो, आप पूरी जो क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेंटेनेंस लेने के, जो आप सारे क्वालिफाई कर रही हो, आपको इस दिन से आपको मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो एप्लीकेशन के ऑर्डर ऑफ डेट का जो एप्लीकेशन का डेट है, उस दिन से मेंटेनेंस उस महिला को या उन बच्चों को या उन फादर को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन क्लॉज 3 बोलता है, क्लॉज 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर मेंस स्पेशली। लगेगा तो वीमेन के लिए, लेकिन है स्पेशली ये मेंस के लिए। ठीक है, तो बोलता क्या है, देखिए अब मेंटेनेंस लेना है, वो मंथली भी दे सकता है। अब वो किस तरह देगा वो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है किस तरह दिया जाएगा, है ना। पार्शली भी दे सकता है, होल भी दे सकता है। वो आगे सेक्शन में आप पढ़ोगे, जैसे कई रस्मों में कई कस्टम होते हैं कई रिलीजन में कि आपको होल सम देना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ में ये हो सकता है, पर मान के चलिए डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, ये नहीं पे करते हैं, मेंटेनेंस का ऑर्डर आया पर इन्होंने पे नहीं किया, तब क्या होगा? उस केस में इनको 1 मंथ की सज़ा हो सकती है। देखिए इसमें साफ बोला गया था, एक केस था उसमें आया था कि उसने 9 महीने या 6 महीने का मेंटेनेंस नहीं अपनी वाइफ को दिया, तो उसमें केस होता है और जो जज होते हैं उनको पूरी 1 साल की इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, उसको जेल कारावास दे देते हैं 1 साल का। फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे बोला जाता है ये गलत डिसीजन था, अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो आप 1 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। आप रुक करके दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने साल भर नहीं दिया आपको 1 मंथ की सज़ा होगी बात ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। आगे भी आपको दी जा सकती है सज़ा, लेकिन एक बार में 1 मंथ की ही दे सकते हैं सज़ा। ठीक, और मान के चलिए अब जैसे कि ये पे नहीं करते हैं, ये 1 ईयर तक नहीं पे करते हैं, आपको 1 ईयर से पहले ही केस करना होगा। ऐसा नहीं है कि 4 साल हो गए 5 साल हो गए पे नहीं, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं और आपने केस नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना होता है। 1 साल के भीतर आपको क्लेम करना होगा कि ये पे नहीं कर रहे हैं। देखिए अब क्लॉज 4 पढ़िएगा, बोलता है कि कब कब वुमन को, ये भी स्पेशली हस्बैंड के लिए, कब कब वीमेन को मेंटेन नहीं करेगा, कब कब उसकी ड्यूटीज़ उसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो आप अगर सोचिएगा तो क्या लगता है, ज़रा सोचिएगा फिर इसको देखिएगा ना, तो थोड़ा पता चलेगा आपकी बुद्धि कितना चलती है। चलिए पहला रीज़न क्या हो सकता है, डाइवोर्स हो गया। देखिए डाइवोर्स हो गया फिर भी मेंटेन उसको करेगा, वो वाइफ उसकी मानी जाएगी, लेकिन कब नहीं करेगा, कब नहीं मानी जाएगी? जब वो रीमैरी कर लेगी, यानी दोबारा शादी कर लेती है तो वो डाइवोर्स हस्बैंड से ले नहीं सकती है, वो कट जाएगा, वो फिर लायबल नहीं है हस्बैंड डाइवोर्स देने के लिए, सॉरी मेंटेनेंस देने के लिए, पहली बात। दूसरा अडल्ट्री, भैया जब तुम और किसी और के साथ रह रही हो तो मैं क्यों तुमको मेंटेनेंस दूँ? सीधी बात है ना। अगर आप किसी और के साथ नाजायज़ संबंध बना रहे हैं तो फिर हस्बैंड तो भाई नहीं लायबल, मेरे ख्याल से नहीं लायबल है, वो क्यों मेंटेन करे जब तुम अडल्ट्री कर रही हो? ऑफेंस नहीं है लेकिन फिर भी ये है तो गलत ही चीज़ है ना, उस रीज़न में। या म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेते हैं। देखिए अब हर जगह म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं होता है ना, कई बार होता है कि वाइफ नहीं दे रही होती, कई बार होता है हस्बैंड नहीं दे रहा होता है,
तो जब अगर म्यूचुअली अगर मैंने कहा कि हाँ ठीक है मुझे भी डाइवोर्स लेना है, सामने वाली पार्टी भी बोलती है कि उन्हें भी डाइवोर्स लेना है, तो इस ग्राउंड में जब दोनों की आपसी सहमति के साथ डाइवोर्स हुआ है, तो भाई यहाँ पे कहाँ मेंटेनेंस बनता है। जब तुम अपने आप को मेंटेन कर सकती थी तभी ना तुमने म्यूचुअली डाइवोर्स लिया है, तभी तो तुम कह रही हो कि ठीक है मैं अपना अकेले रह सकती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, चलो हटाओ ये सब ख़त्म करते हैं। चौथा ग्राउंड है विदाउट सफिशिएंट रीज़न सेपरेट। देखिए बिना किसी रीजन बस वाइफ पति का घर छोड़ के चली जाती, कहती मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, उस केस में भी वाइफ मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्या पता उसके ऊपर क्रूएलिटी करता हो, कोई रीज़न हो इसलिए वो साथ न रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन इन 4 ग्राउंड्स पे वीमेन मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। देखिए क्लॉज 4 बोलता है मजिस्ट्रेट। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स है तो इसमें क्लॉज 5 बोलता है मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस का ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए, सेक्शन 26। अब ये प्रोसीजर बताता है। अब प्रोसीजर क्या होगा मेंटेनेंस लेने का, केस कहाँ किया जाएगा, कैसे केस किया जाएगा, कौन कर सकता है, कहाँ केस किया जा सकता है, तो सेक्शन 126 बताता है। देखिए पढ़िएगा, लिखा हुआ है। पहला जो 125 में केस किया गया है तो वो कहाँ करा जा सकता है। पहला जहाँ वो रह रहा हो, ठीक, जहाँ उसकी वाइफ, वो खुद और उसकी वाइफ जहाँ रिसाइड यानी रह रही थी। तीसरा लास्ट वाइफ के साथ वो कहाँ रह रहा था, वहाँ, मतलब देखिए पहले तो वो पर्सन जो था वो वो कहाँ पे रह रहा है, पहला। दूसरा अभी वो इस टाइम पे दोनों कहाँ रह रहे हैं, उधर। तीसरा जहाँ लास्ट दोनों एक साथ रहे थे, या तो विथ द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ, इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ रह रहे हो, उधर ये केस कर सकते हैं। और क्लॉज 2 बोलता है जो भी सारे एविडेंस आएंगे उस पर्सन के खिलाफ जिससे मेंटेनेंस लेना है, तो उसके प्रेजेंस में ये सब होना चाहिए। ठीक भाई, ये तो पता चले वाइफ बोल दे ये मुझे मारता था, पीटता था और डावरी मांगता था, इसके घर वाले परेशान करते थे, पर ऐसा कुछ था ही नहीं, वो झूठे एलिगेशंस लगा रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये जो भी एलिगेशन और ये जो भी एविडेंस का सीन है ना, उस पर्सन के सामने होना चाहिए जिसके ऊपर ये सब चल रहा है। अब इसका प्रोविज़न बोलता है एक्स पार्टे। अगर ये एक्स पार्टे बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा और सिंपल है, इतना ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर मान के चलिए एक्स पार्टे होता क्या है, जैसे 2 पार्टियों के बीच विवाद चल रहा है किसी चीज़ का, ठीक, ये रोज़ हाजिर हो, जिस दिन डेट लग रही है कोर्ट की उस दिन ये हाजिर हो रहे हैं, ठीक, पर ये हाजिर ही नहीं हो रहे, कोर्ट आ ही नहीं रहे, भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो जब ये नहीं आते हैं तो कोर्ट तो यही कहेगी ना, ये चीज़ इस चीज़, देखें ये ए है, नहीं ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक। वाइफ ने मेंटेनेंस को क्लेम किया, ये रोज़ जब डेट लग रही ये प्रेजेंट हो जाती हैं, भैया ठीक है साहब, ये है मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे बच्चे खाने पीने के लिए नहीं है, एंड ऑल सब अपनी दलीलें देती रही, पर पता चले हस्बैंड प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में 3 महीने का समय दिया जाएगा, 3 मंथ का समय दिया,
3 मंथ का समय दिया जाएगा। उसके बाद एक्स पार्टे लागू कर दिया जाएगा, मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो इसमें आपकी हाँ समझ ली जाएगी। जैसे कि आप लोग मूवी में देखते हैं ना, अगर मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूँ क्या, तो वही सीन कोर्ट का भी है। इसको ही जो हाँ समझूंगा वो एक्स पार्टे इसको बोला जाता है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, आप अपनी दलील नहीं दे रहे हैं, भाई वाइफ सेपरेट रह रही है, क्यों रह रही है मेन, तो उसका तो जवाब तुमको देना। वाइफ तो अपने ही फेवर में बोलेगी, तुम्हारे फेवर में तो बोलेगी नहीं, उसे तो मेंटेनेंस चाहिए। तो उस केस में तो हस्बैंड को अपनी तरफ से अपना डिफेंस तो करना ज़रूरी है ना। नहीं कर रहा है दैट इट मीन्स कि वो इस चीज़ के फेवर में है कि हाँ आप मेंटेनेंस लागू करवा दो कि मैं ठीक है चलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है अल्टरेशन इन अलाउंस। अब अल्टरेशन इन अलाउंस क्या है, जैसे कि अगर मजिस्ट्रेट ने कोर्ट ने ये मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है पास तो कर दिया है, लेकिन अल्टरेशन भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि कोई भी लॉ लिख दिया गया है, उसमें डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अडल्ट्री को ऑफेंस था, ऑफेंस नहीं है। तो जैसे सोसाइटी बढ़ रही है उस हिसाब से ये जनरल इतना मतलब ऑफेंस के एक श्रेणी में से हटा दिया गया। भाई बड़ी बात है ना, ऑफेंस की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। जो कल तक के ऑफेंस था वो आज वो ऑफेंस नहीं है। तो जैसे सोसाइटी है, जैसे कि LGBT पहले तक के ऑफेंस था, लेकिन नाउ अब वो लीगलाइज है ना। प्रॉस्टिट्यूट्स आज तक के इलीगल था, आज लीगल है, बस उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अल्टरेशन भी तो भाई बहुत ज़रूरी है। अल्टरेशन जैसे कि मान के चलिए हस्बैंड वाइफ से वाइफ ने क्लेम किया या बच्चे ने क्लेम किया, पर आगे जा कर के वाइफ बन गई SDM ज्योति मौर्य की तरह, बच्चे बन गए DM बन गए। किसी भाई इतने बढ़िया पद हैं इनके, ये सब बन गए बढ़िया, SDM DM सब कुछ, जुडिशल मजिस्ट्रेट बन गए, सब बन गए। उस केस में वो जो पेरेंट है, जो हस्बैंड है, वो क्या अभी भी मेंटेनेंस के लिए वो लाइबल है कि उस इन पर्सन को मेंटेनेंस देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। जब तुम लोग सफिशिएंट हो गए हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इवन दूसरों को मेंटेन करने के लिए, तब वहाँ से उस पर्सन की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट उसे काट सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है ना। अगर और इसमें अब देखिए और कैसे, नेक्स्ट देखिए ये पढ़िएगा, जैसे क्लॉज 3 पढ़िएगा। महिला डाइवोर्स लेती है, रीमैरी नहीं करती तो लेगी, रीमैरी कर लेगी तो नहीं मेंटेनेंस मिलेगा। अगर मान के चलिए देखिए आज की डेट में इस महिला को मिला मेंटेनेंस ले सकती हो आप। इसके 4 साल बाद ये महिला शादी कर ली, रीमैरिज कर ली, उस सिचुएशन में उसके मेंटेनेंस वाला जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसमें फिर वो मेंटेनेंस अपने पहले पति से नहीं ले सकती हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया था होलसम, अगर किसी महिला ने इकट्ठे सारा पैसा मेंटेनेंस का ले लिया अपने कस्टमरी पर्सनल लॉस के साथ, तो उस सिचुएशन भाई एक बार में सारा पैसा लिया है, उसका खून चूसना है क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर इकट्ठा पूरा एलमनी पूरा पैसा ले लिया है तो फिर आगे पैसा नहीं ले सकती, वो वहाँ से ख़त्म माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। और जैसे कि ये हुआ था कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक के मैं आपको पे करूँगा मेंटेन, उसके बाद होगा कोई भी और रीज़न हो सकता है। उसमें सी पढ़िएगा, B के 2 को पढ़िएगा। अगर वो टाइम पूरा हो जाता है, उस टाइम के पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा मेंटेनेंस का। या फिर सी में लिखा हुआ है, अगर महिला वॉलंटरीली या वो बच्चा या वो मदर फादर अगर वो वॉलंटरीली कहता कि ठीक है अब रहने दो, अब मैं खुद को मैं खुद कैपेबल हो चुका हूँ, बच्चा है पढ़ रहा था तब तक तो उसने मांगा पैसा, लेकिन फिर जब वो खुद कैपेबल हो गया, कमाने लगा, DM SDM कुछ भी बन गया, जज बन गया, तो उस टाइम से वो खुद
वैसे तो वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो अगर वॉलंटरी कहता है मुझे अब मेंटेनेंस नहीं चाहिए, वाइफ कहती है मुझे अब मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो वो वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 28 इम्पॉर्टेंट है ऐसे, मतलब जैसे इन्फोर्समेंट कहाँ दे रखा है, तो इस मेंटेनेंस का इन्फोर्समेंट 128 में दिया हुआ है, ऐसे पूछते हैं। और इन्फोर्समेंट कहाँ कराया जा सकता है, कौन करा सकता है, ये जैसे कि इन्फोर्समेंट कहाँ दिया हुआ है, मेंटेनेंस का इन्फोर्समेंट हम लोग 128 में कर सकते हैं, कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, किसी भी प्लेस में कर सकता है। ठीक, इसमें सिर्फ यही है, मतलब सेक्शन 28 में एनफोर्समेंट अब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, अब उसे इन्फोर्स कराना भी ज़रूरी है ना, ऑर्डर से क्या होता है, इन्फोर्समेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको 128 के अंदर इन्फोर्समेंट कराई जाएगी। एनी मजिस्ट्रेट कर सकता है, किसी भी जुरिसडिक्शन में कर सकता है। ये ही सिर्फ 4 सेक्शन हमारे इस मेंटेनेंस में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम दोबारा समझाएंगे, ज़रूर समझाएंगे। अगर कमेंट में होना होगा तो कमेंट में समझा देंगे। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।